हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो कि है हेनरी का नियम। और ये हेनरी का नियम किस टॉपिक पर आधारित है? तो गैसों की दरों में विलेयता के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? गैसों की दरों में विलेयता के ऊपर आधारित है। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। तो हुआ ये था प्यारे बच्चों कि हमारे वैज्ञानिक जो हेनरी थे, कौन? हेनरी ने क्या किया? हेनरी ने क्या किया? हेनरी ने गैसों की दरों में विलेयता के अध्ययन के लिए, यानी गैसों की दरों में विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया था। क्या दिया था? एक नियम दिया था, जिसे उन्हीं के नाम पर क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। यानी जो नियम दिया था उस नियम को क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। गैसों की दरों में विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया था जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हेनरी का नियम वास्तव में था क्या? इन्होंने अपने इस नियम में क्या बताया, वो चीज समझते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार या हेनरी के नियम के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बोला? किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की विलेयता ठीक है, किसी गैस की विलेयता दरों या विलयन की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। होती है या होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हेनरी ने अपना नियम दिया था कि किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता होती है, किसी गैस की विलेयता, यहाँ पर लिख सकते हैं, छूट गया है, किसी गैस की विलेयता दरों या विलयन की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये पात्र है और इस पात्र में भरा हुआ है एक दरों, मान सकते हो। ठीक है, और ऊपर लगा हुआ है एक पिस्टन। ठीक है, चलो, और नीचे क्या है? ये जो डॉट डॉट करके दिख रहा है ये तो द्रव है, और ऊपर क्या है? गैसों के अणु हैं।
गैसों के बहुत सारे अणु भरे हुए हैं, ठीक है, और कुछ अणु इस दरों के अंदर भी उपस्थित हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैसों के जो अणु हैं वो दरों की सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा है और अंदर विलेन के अंदर या दरों के अंदर बहुत कम है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पिस्टन के द्वारा अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, पिस्टन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, तो होता ये है, पिस्टन के द्वारा जब दाब बढ़ाएंगे तो इस गैस का जो है दाब विलेन की सतह पर लगेगा और विलेन की सतह पर लगेगा तो उतनी ही मात्रा में जितना दाब इस गैस का लगेगा विलेन की सतह पर, उतनी ही मात्रा में गैस के अणु जो होंगे वो विलायक के अंदर या दरों के अंदर घुल जाएंगे, ठीक है। तो नियम हमारा जो है हेनरी का यही कहता है कि किसी गैस की विलेयता जो होती है वो दरों या विलेन की सतह के ऊपर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आंशिक दाब का मतलब क्या होता है। तो आंशिक दाब किसी गैस का वह दाब होता है जो उसकी शुद्ध अवस्था में लगता है, यानी शुद्ध अवस्था का मतलब किसी एक गैस का अगर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर दाब लगता है, किसी एक गैस का जो है दूसरी वस्तु के ऊपर दाब लगता है तो उसे एक आंशिक दाब कहा जाता है। जबकि हमको पता है कि अगर हम वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत सारी गैसें हैं, तो किसी एक गैस का जो दाब होता है वो आंशिक दाब कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, इस पिस्टन के द्वारा दाब को बढ़ाते हैं, यानी दाब को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं, तो होगा ये यहाँ पर ठीक है। अब जब पिस्टन से क्या किया, दाब लगाया गया गैस के ऊपर, ठीक है, तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है दरों में घुल गए। क्या हुआ, दरों में घुल गए और यहाँ पर कुछ मात्रा तो ऊपर रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से पहले क्या था कि दरों के अंदर गैस के अणु कम संख्या में थे, अब जो है बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए। तो यानी दाब बढ़ाने पर क्या होता है, जो गैस के अणु होते हैं या गैस की जो मात्रा होती है वो विलायक के अंदर या दरों के अंदर घुल जाती है। यही था हमारा हेनरी का नियम, यानी किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की जो विलेयता, विलेयता का मतलब घुली हुई गैस की मात्रा, तो यानी किसी गैस की विलेयता दरों या विलेन की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी गैस के द्वारा विलेन की सतह के ऊपर जितना अधिक दाब लगेगा, गैस की जो है मात्रा उतनी ही ज़्यादा दरों के अंदर घुलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है क्या, यानी हेनरी का नियम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया है गैस की विलेयता, और विलेयता का मतलब गैस की मात्रा, तो गैस की मात्रा को हम लिखेंगे यहाँ पर यम से। किससे लिखेंगे, यम से लिखेंगे, ठीक है। गैस की मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे यम से, एम से। और बताया गया विलेयता जो होती है, ठीक है, विलेयता जो होती है गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, यानी यहाँ पर P के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब यहाँ पर M समानुपाती हो गया P। M क्या है, गैस की मात्रा है या विलेयता है, और P क्या है, आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब है। अब यहाँ पर अगर हम लोग समानुपाती का चिन्ह अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नियतांक, और यहाँ हो जाएगा P, यानी M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू P। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया एक फार्मूला। अगर हम यहाँ पर लिखें कि यम क्या है, तो ये यम यहाँ पर क्या है, यम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। यहाँ पर P क्या है, P क्या है, साम्य पर दाब है, साम्य पर दाब, साम्य पर आंशिक दाब लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है आंशिक दाब, साम्य पर ठीक है। और K क्या है, यहाँ पर K है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। तो घुली हुई गैस की मात्रा क्या है, यम है, और P क्या है, साम्य पर आंशिक दाब है। साम्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो यहाँ पर गैस है, गैस के द्वारा विलेन की सतह के ऊपर दाब लगता है, तो
होता यह है कि जो दरों के अंदर कुछ गैस घुली हुई है उसके द्वारा दरों की सतह के ऊपर जो वायु है उसके ऊपर दाब लगता है। तो ऐसी स्थिति में बराबर दाब लगता है, इसलिए बताया गया साम्पर आंशिक दाब। और समानुपातिक यहाँ पर के क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेनरी का नियम। ठीक है, और हुआ ये कि यानी जिस समय हेनरी ने ये नियम दिया था गैसों की दरों में विलेयता को लेकर, ठीक उसी समय जो डाल्टन थे, कौन से वैज्ञानिक, इस वैज्ञानिक का नाम जरूर सुना होगा, डाल्टन थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी गैसों की दरों के विलेयता के ऊपर एक नियम दिया था, सेम टू सेम जैसा हेनरी ने दिया था। तो हम अब जानेंगे डाल्टन के अनुसार जो है गैसों की दरों में विलेयता का नियम उन्होंने क्या दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार इन्होंने क्या बोला था, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक दाब को किससे लिखेंगे, P से। आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के, या लिख सकते हैं उस विलयन में उपस्थित गैस के, ठीक है, गैस के मोल अंश के या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल अंश के, किसके, उपस्थित गैस के मोल अंश। तो यहाँ पर मोल अंश को, मोल प्रभाज को x से लिखते हैं, और गैस का मोल अंश है तो इस तरीके से हो जाएगा x गैस। ठीक है, मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डाल्टन ने भी जो है वही नियम दिया। इन्होंने जो है क्या, हेनरी ने घुली हुई मात्रा निश्चित करी थी किसी भी रूप में, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने दरों के अंदर घुली हुई मात्रा है उसको इन्होंने व्यक्त कर दिया, किसमें, मोल अंश के रूप में। इन्होंने क्या बोला कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, मतलब यहाँ पर जो गैस है उसका कौन से रूप में, वाष्प रूप में है, तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, यानी दरों की सतह पर या विलायक की सतह पर लगने वाला जो दाब है, आंशिक दाब जो है, उस विलयन के अंदर, यानी इसके अंदर जो घुली हुई गैस है, यानी यहाँ पर जो गैस घुल चुकी है उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी जितनी मात्रा में गैस के ऊपर से, यानी गैस जो है आंशिक दाब लगाएगी, उतनी ही मात्रा में गैस के जो अणु हैं या गैस के जो मात्रा है वो उसमें घुलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से बोला कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जितनी मात्रा में आंशिक दाब गैस के द्वारा लगेगा उतनी ही मात्रा में मोल अंश गैस के घुलेंगे, यानी गैस के उतने ही मोल अंश क्या होंगे, विलयन के अंदर घुलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है डाल्टन ने नियम दिया था किसके, गैसों की दरों में विलेयता को लेकर। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंशिक दाब, यानी किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी यहाँ पर P समानुपाती होता है किसके, मोल अंश के। तो यहाँ लिखेंगे x गैस। ठीक है, यानी P समानुपाती x। अब यहाँ पर समानुपाती का अगर चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो P बराबर हो जाएगा KH × X गैस। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमको फार्मूला मिल गया। ठीक है, P बराबर क्या हो गया, KH × X। अब यहाँ पर बात करते हैं P क्या है, P आंशिक दाब है, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है। P क्या है, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब है, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब है।
x गैस क्या है, गैस का मोल प्रभाज है या मोल अंश है, यानी विलयन के अंदर गैस का मोल अंश, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, गैस का मोल अंश। और KH क्या है यहाँ पर, KH ये इसको हम लोग हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है हेनरी स्थिरांक, यानी KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या मिला है, P बराबर KH इंटू एक्स, या एक्स गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर x गैस को बराबर के उस तरफ भेज दें तो यहाँ पर हो जाएगा KH इज इक्वल टू P बाई x गैस। ठीक है, यानी यहाँ पर ये फार्मूला क्या है, यानी KH यानी हेनरी स्थिरांक जो होता है वो आंशिक दाब के तो समानुपाती होता है। ठीक है, यानी हेनरी स्थिरांक जो होता है वो आंशिक दाब के समानुपाती होता है, और गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर किसी गैस के लिए KH का मान अधिक होगा तो उस गैस की विलेयता जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर KH का मान ज़्यादा होगा किसी गैस के लिए तो उसकी विलेयता यानी उसका मोल प्रभाज क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, अगर इसका मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा किसी गैस के लिए तो उसका मोल अंश यानी उसकी विलेयता कम हो जाएगी, और अगर KH का मान कम होगा तो विलेयता ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में है ना, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, यहाँ पर जिस गैस के लिए KH का मान, ठीक है, KH का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो क्या हो जाएगा, उस गैस की विलेयता कम हो जाएगी, और किसी अगर गैस के लिए KH का मान कम होगा, ठीक है, किसी गैस का KH मान क्या होगा, कम होगा, तो उसकी विलेयता अधिक होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अगर किसी गैस का KH मान अधिक होगा तो विलेयता, उस गैस की विलेयता जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और KH का मान अगर कम होगा किसी गैस का तो विलेयता अधिक हो जाएगी। तो समझ में आ गया। और दूसरा बात यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, कि KH का मान जो होता है, ठीक है, KH का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है हेनरी के स्थिरांक। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो यहाँ पर गैस का आंशिक दाब है और गैस का मोल प्रभाज यानी मोल अंश है, इसके बीच में हम लोग जो है ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गैस के आंशिक दाब P व विलयन में गैस के मोल प्रभाज X गैस के मध्य ग्राफ। ठीक है, यानी गैस के आंशिक दाब
वह विलयन में गैस के मोल प्रभाज के मध्य हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ये है x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, y अक्ष पर हम क्या लेंगे, गैस का आंशिक दाब यानी P लेंगे। ठीक है, P आंशिक दाब, और x अक्ष पे क्या लेंगे, मोल भिन्न लेंगे, मोल प्रभाज लेंगे गैस का, मोल अंश यानी गैस का मोल अंश। तो यानी आंशिक दाब और मोल अंश के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त होगा एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में होगा, सीधी रेखा के रूप में होगा। और यहाँ पर जो रेखा की ढाल होगी, रेखा की जो ढाल होगी ये किसको व्यक्त करेगी, ये KH को व्यक्त करेगी, यानी हेनरी स्थिरांक को व्यक्त करेगी। ठीक है, यहाँ पर रेखा की जो ढाल होगी वो हेनरी स्थिरांक को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी कौन कौन सी ऐसी सीमाएं होती हैं। ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो यानी पहली जो सीमा होती है, पहली जो कमी होती है, बोल सकते हैं यहाँ पे कि गैस का दाब अधिक नहीं होना चाहिए, यानी वहाँ पर जो गैस का आंशिक दाब है वो अधिक नहीं होना चाहिए। गैस का दाब अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी कमी यह है, ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी गैस का दाब अधिक नहीं होना चाहिए, उसके बाद ताप कम नहीं होना चाहिए, यानी वहाँ पर जो विलायक है उसका ताप कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी अगर हम जिस गैस को विलायक के अंदर घुलनशील करवा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि उसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही वो गैस वियोजित होनी चाहिए और ना ही संगुणित होनी चाहिए, ना ही वो गैस टूटनी चाहिए और ना ही संगुणित होनी चाहिए। तो इसलिए बताया गया है कि उसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन
नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हम जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो अब हम जानेंगे क्या, अब हम जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमने अनुप्रयोग लिख दिया है। अब यहाँ पर पहला क्या है कि शीतल पेय यानी जो कोल्ड ड्रिंक होता है यानी ठंडा, ठीक है, यानी शीतल पेयों तथा सोडा वाटर, जो पानी आता है पीने वाला सोडा वाटर, ठीक है, तो सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। यानी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, शीतल पेय होता है और सोडा वाटर होता है, इसमें CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उच्च दाब पर बंद करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि दाब बढ़ाने पर जो गैसों की विलेयता होती है या घुलनशीलता बढ़ती है, तो उच्च दाब पर बंद करते हैं, जिससे CO2 की घुलनशीलता जो होती है वो शीतल पेय पदार्थों में या सोडा वाटर में बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा है कि गोताखोर जब गहरे समुद्र में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गहरे समुद्र में, तो जितनी गहराई पर जाते हैं उतना ही क्या होता है, अंदर दाब बढ़ता चला जाता है। और दाब बढ़ने से क्या होता है कि जो गोताखोर गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उस ऑक्सीजन की गैस की जो है अधिकता और वहाँ पर नाइट्रोजन गैस, ये दोनों गैसें सिलेंडर में होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों गैसों की घुलनशीलता शरीर में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दाब जो होता है वो बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। लेकिन जब गोताखोर बाहर आते हैं, यानी समुद्र से बाहर आते हैं, तो दाब कम हो जाता है। अब दाब कम होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो घुलनशीलता बढ़ गई थी उसका अनुपात गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो रुधिर में बुलबुले के रूप में निकलती है, यानी रुधिर से बुलबुले के रूप में निकलती है। और ऐसी स्थिति में जब रुधिर से बुलबुले के रूप में निकलती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो रुधिर केशिकाएं, अब रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं, ये रुधिर वाहिनियों का एक प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रुधिर वाहिनियां पढ़ी हैं, धमनी, सिरा, ठीक है, तो उसी में एक आता है रुधिर केशिका। जो रुधिर केशिकाएं जो होती हैं बहुत पतली नलिकाएं होती हैं जिसमें रुधिर जो है प्रवाहित होता है। ये बोल सकते हैं कि ये कोशिकाओं को रुधिर प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो ये रुधिर केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? अवरोध उत्पन्न, बुलबुले के रूप में होती हैं और अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे गोताखोर के शरीर में एक भयंकर पीड़ा होती है और कभी कभी ये जानलेवा भी होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बेंड्स कहते हैं। यानी वहाँ पे जो अत्यधिक पीड़ा होती है, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, बेंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो होता यह है कि बेंड से बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ एक बहुत ही कम घुलनशील, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में करा था, यानी बहुत ही कम घुलनशील जो कि हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस को भी साथ साथ ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में भर देते हैं, जिससे घुलनशीलता जो होती है वो उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है जितना पहले होती है, और जो गोताखोर होते हैं उस बेंड की समस्या से बच जाते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हमने लिख दी है। ठीक है, तीसरा क्या है कि जब पर्वतारोही यानी जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, तो वो जब बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का डेंसिटी होती है, ऑक्सीजन का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, यानी उसकी सांद्रता कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का आंशिक दाब भी कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है जो लगता है वो भी कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब भी कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता शरीर में कम हो जाती है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा जिससे ऑक्सीजन की घुलनशीलता शरीर में कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की घुलनशीलता शरीर में या रुधिर में कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी होने से इंसान को कमजोरी महसूस होती है, और जब कमजोरी महसूस होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारा हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।